हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आप सबको पता है हम लोग लेखपाल परीक्षा के लिए ग्राम समाज एवं विकास विषय को पढ़ रहे हैं और आज ये चौथा लेक्चर है। बीच में 2 दिन का गैप आया, उसका कारण यह है कि मुझे यूपीएसआई में सिलेक्टेड कुछ मेरे मित्रगण थे, कुछ जानकार लोग थे, उनका इंटरव्यू लेना था, क्योंकि मुझे ही बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इन्फॉर्मेशनल वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, सब तरह की वीडियोस मुझे बनानी पड़ती हैं और अपना दैनिक कार्य भी देखना पड़ता है। तो अब से बिल्कुल क्लास कंटिन्यू रहेगी, चाहे 15 मिनट की क्लास आए, पर आएगी ज़रूर और सबसे बेहतर क्लास होगी, ये मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा। तो अब तक हमने लेखपाल पद को समझ लिया है, लेखपाल के कार्यों को समझ लिया है। आज हम लेखपाल पद से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली एवं दस्तावेजों के बारे में, जिनको आप कागजात भी कह सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक चीज का ध्यान और रखिए दोस्तों, जो मैं ये बता रहा हूं कंटेंट, ये बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया हुआ कंटेंट है, किसी की कॉपी कंटेंट नहीं है। नेट से और बहुत ज्यादा विश्वसनीय सूत्र से अपने आप मेहनत करके मैंने सब चीजें बनाई हैं आपके लिए। तो आप इन चीजों को देखिए, समझिए और नोट करते जाइए, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ देने जैसा फिलहाल अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे बोर्ड पे लिख के ही पढ़ाता हूं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट टाइम टू टाइम लेते रहिए। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट्स बनाते रहिए। मैं कह रहा हूं आपको पेपर में 101% इनमें चीजें मिल जाएंगी, आप विश्वास मानिए इस बात का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखपाल के दस्तावेज, है ना, दस्तावेज या कागजात, और वही शब्दावली, मतलब कुल मिला के एक ही बात है। अब मैं आपको बताऊं, लेखपाल की जो उसका दैनिक कार्य रहता है, उसमें उनको इन शब्दावलियों से रूबरू होना पड़ता है, जिसमें आपको नाम पता होगा। इनमें से आपको कुछ के नाम पता होंगे और कुछ के नाम नहीं पता होंगे। जैसे नक्शा, ठीक है, नक्शा क्या होता है, मतलब एक दस्तावेज होता है लेखपाल के पास, नक्शा। दूसरा होता है खसरा, ठीक है। तीसरा होता है खतौनी। चौथा होता है रोजाना मचा, ठीक है। और इनको एक एक करके हम लोग समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि यहां से प्रश्न बनना ही बनना है। उसके बाद एक होता है खेवट, उसके बाद होता है दाखला खारिज, एक होता है घरौनी। क्या होता है, जैसे खतौनी होता है ऐसे है घरौनी, ठीक है। खतौनी खेत से संबंधित होती है, घरौनी घरों से संबंधित होती है, ठीक है। उसके बाद है सीमा द्योतक चिन्हों की सूची। आपको मैंने पढ़ाया भी था कि जो लेखपाल होता है वो अपनी रिपोर्ट सुपरवाइजर कानूनगो को देता है यदि वह क्षेत्र में पहुंचता है। और उसमें कौन सी तरह की रिपोर्ट शामिल है, यदि सीमा द्योतक जो चिन्ह हैं वो नष्ट हो गए हैं या उनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ गई है, तो या उनकी मरम्मत का कार्य होना है, तो उसकी जानकारी देता है। तो सीमा द्योतक चिन्हों की सूची, ये एक इंपॉर्टेंट कागजात होता है। उसके बाद एक जरूरी कागजात होता है जमाबंदी, या इसको फर्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्द, ठीक है ना, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इसको कहा जाता है। एक किसान बही होती है और एक होता है गांव रजिस्टर आदि। तो ये प्रमुख दस्तावेज हैं, प्रमुख कागजात हैं जो लेखपाल के पास रहते हैं। अब एक एक करके समझना शुरू करते हैं, पर सबसे पहले जो समझना जरूरी है वो है नक्शा। क्या, नक्शा। पर नक्शा से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको पता है एक वित्तीय वर्ष जो होता है, एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है, वो शुरू होता है कब, 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक पूरा हो जाता है। ज्यादातर सब काम इसी में ही होते हैं, वित्तीय वर्ष की बात होती है। परंतु यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि एक कृषि वर्ष की अवधि क्या है, या एक फसली वर्ष की, कृषि या फसली वर्ष की अवधि क्या है, तो आपको यह अवधि बतानी पड़ेगी 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। यानी कि एक जो कृषि वर्ष है, एक जो एग्रीकल्चरल ईयर है, वो आपका 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को समाप्त हो जाता है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब पॉइंट आता है, अगले पहले पॉइंट पे चल देते हैं, नक्शे के बारे में। बहुत ध्यान से समझना है चीजों को, बहुत मजा भी आपको आएगा। और अगर मजा आएगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि राम जी की पाठशाला आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप भी अपना प्यार राम जी की पाठशाला को दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहला जो है वो है नक्शा, या इसको आप क्या कह सकते हैं, गांव का नक्शा, ठीक है, गांव का नक्शा। लेखपाल के पास एक सबसे जरूरी जो कागजात होता है वो किसी भी गांव का नक्शा होता है। लेखपाल का जो क्षेत्र होता है सामान्यतः उसमें 2 या 3 गांव तक होते हैं जिनको वह देखते हैं, जिनको वह संभालता है। लेखपाल क्या करता है, 2 से 3 गांव को देखता है, उनके सभी कागजातों को पूरा करता है।
ठीक है, सभी कागजातों को पूरा करता है। तो गांव का एक नक्शा होता है जो संपूर्ण गांव का नक्शा रहता है, संपूर्ण गांव का मतलब कि उस गांव की सीमा जहां जहां तक भी है। ठीक है, संपूर्ण गांव का नक्शा होता है और पूरे गांव की चौहदी उसमें दर्ज होती है। हद, हद किसको कहते हैं? सीमा को। हद किसको कहते हैं? सीमा को। हद, हद किसको कहते हैं? कि अपनी हद में रहो, हद से बाहर मत निकलो, है ना, यानी कि अपनी सीमाओं में रहो। और चौ का मतलब चार, यानी कि चौहदी, चारों तरफ से पूरी की पूरी चौहदी यानी कि पूरी पूरी सीमा का निर्धारण जिसमें दर्ज रहता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है नक्शा या गांव का नक्शा। क्या कहा जाता है? नक्शा या गांव का नक्शा। इस गांव के नक्शे का एक नाम और भी है। ठीक है, एक अन्य नाम भी है जिसका नाम है शजरा। क्या है? शजरा। आपको याद रखना है कि गांव के नक्शे का नाम, अन्य नाम क्या है? शजरा। अब ये जो आपका शजरा होता है, ये नक्शा होता है, ये किस चीज पे बना होता है? रबड़ पे बना होता है। सामान्यतः नक्शे किताबों पे रहते हैं, कागजों में रहते हैं, पर इस वाले नक्शे की थोड़ी सी अलग बात है। ये वाला जो नक्शा होता है, जो शजरा होता है, ये कपड़े पर निर्मित होता है। किस पर? यह कपड़े पर निर्मित होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह कपड़े पर निर्मित होता है। और कपड़े पर जब यह निर्मित होता है तो आपको पता है कि किसी भी गांव में लोग भी रहते हैं और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, जैसे कि आप मानो कि ये पूरा का पूरा गांव है, मान लिया ये पूरा का पूरा गांव है, तो आबादी कहीं ना कहीं यहां रह रही होगी, एक साथ सारी आबादी रहती है। और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कहा जाता है कि भाई उस गांव के जंगल हैं, उस गांव के खेत हैं, ये है ना, उस गांव के। तो जो खेत होते हैं वो चारों तरफ होते हैं। तो जो नक्शा रहता है, जो ये शजरा रहता है, शजरा जो होता है उसमें आबादी तथा वन आवरण वाले क्षेत्र को अलग अलग दिखाया जाता है। ठीक है, जो शजरा होता है जिसको गांव का नक्शा कहते हैं, ठीक है, ये संपूर्ण गांव का नक्शा होता है, चौहदी दर्ज रहती है इसमें सब सीमाएं, और इसमें आबादी वाले क्षेत्र को और इसमें आपके वनावरण वाले क्षेत्र को, यानी कि जो जंगल का एरिया है, वनावरण वाले क्षेत्र को अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। यदि मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको इसका नक्शा भी दिखाता, अगर संभव होगा तो टेलीग्राम में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वनावरण वाला क्षेत्र होता है उसमें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखा जाता है? उनमें विशेषकर ध्यान रखा जाता है कि तालाब कहां पर है, वनावरण वाले क्षेत्र में, आबादी वाले क्षेत्र में नहीं। स्पेशली ध्यान रखा जाता है तालाब का। तालाब कहां पे? कूप कहां पे है? कूप, जो वेल होते हैं, वेल है ना, वेल होते हैं जो कूप, कुएं जो होते हैं, नलकूप जो होते हैं, नलकूप मतलब जो आपकी ट्यूबवेल्स हैं या नलकूप हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। सरकारी सिंचाई के साधन, और भी सरकारी सिंचाई के साधन कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं, तो उन सरकारी सिंचाई के साधनों को, सड़कों को और रास्तों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है किसमें? गांव के नक्शे में, वनावरण वाले क्षेत्र में स्पेशली। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, यहां से आपका प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि लेखपाल प्रत्येक वर्ष में कितनी बार खेतों में जाकर निरीक्षण करता है? तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो लेखपाल होता है वो नक्शे के अनुरक्षण के लिए, यानी कि नक्शे को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए, क्योंकि चेंजेस तो होते रहते हैं हमेशा चेंजेस तो हमेशा होते रहते हैं, क्योंकि वनावरण वाला क्षेत्र है, कुछ भी चेंजेस थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तालाब सूख सकते हैं, नलकूप हटाए जा सकते हैं, ठीक है, सरकारी सिंचाई के साधन हट सकते हैं, सड़कें थोड़ी अलग बन सकती हैं, रास्ता थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इसके अनुरक्षण के लिए, इसको ठीक तरह से मेंटेन बनाए रखने के लिए जो लेखपाल होता है, यह वर्ष में 3 बार, कितनी बार? वर्ष में 3 बार, साल में 3 बार प्रत्येक गांव के प्रत्येक खेत में जाकर उसका निरीक्षण करता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है क्षमा चाहता हूं। जो लेखपाल होता है वो हर गांव के हर खेत में जाके साल में 3 बार उस खेत का निरीक्षण करता है, और इस निरीक्षण को इस राजस्व विभाग में एक शब्द है दिया गया है जिसको क्या कहते हैं? पड़ताल करना। क्या कहते हैं? पड़ताल करना। और इन पड़तालों को 3 नामों के नाम से ही जाना जाता है। जो ये निरीक्षण है जिसको पड़ताल शब्द कहते हैं, तो ये पड़ताल 3 बार होती है साल में, और इन तीनों के अलग अलग नाम हैं। सबसे पहली जो पड़ताल चालू होती है, या आप सबसे पहली नहीं कह सकते, एक पड़ताल है खरीफ पड़ताल। क्या?
खरीफ पड़ताल, आपको पता होगा खरीफ की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलों में क्या क्या आ जाता है, आपका चावल, आपका मक्का, आपका ज्वार है ना, आपका जो राइस होता है, आपका जो कॉर्न है, जो आपका ज्वार है, ये किस सीजन में उगाए जाते हैं? जो खरीफ की फसल होती है वो बरसात के सीजन में उगाई जाती है, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है। चावल जो होता है, चावल के खेत में पानी भरा जाता है और स्पेशली बरसात के टाइम में ही इनको उगाया जाता है। तो जो खरीफ की फसल होती है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। चावल जून जुलाई के आसपास बोए जाते हैं, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर के आसपास लोग काट लेते हैं, अक्टूबर में ही काट लेते हैं। तो सबसे पहले खरीफ पड़ताल होती है ना 10 अगस्त से शुरू हो जाती है। कब तक, कब से शुरू हो जाती है? 10 अगस्त से ये एक पड़ताल होती है। दूसरी होती है रबी पड़ताल, यानी कि फसलों के आधार पर ही इन पड़तालों को रखा गया है। दूसरी है रबी पड़ताल। रबी पड़ताल आपको पता है कि खरीफ की जो सबसे प्रसिद्ध फसल है वो चावल है और रबी की जो सबसे प्रसिद्ध फसल है वो गेहूं है। तो जो रबी में आपका गेहूं आता है, आलू आता है, चना आता है और भी बहुत सारी सब्जियां या फल सब्जियां इत्यादि फसलें आती हैं। ये जो रबी की फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और संभवतः मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। ठीक है, गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली है खरीफ पड़ताल जो 10 अगस्त से शुरू होती है, वो खत्म कभी भी कर सकता है अपने हिसाब से। दूसरी है रबी पड़ताल, 1 जनवरी से शुरू होती है। और तीसरी है जायद पड़ताल, जायद भी फसल होती है। जायद फसलें कब कब होती हैं? गर्मियों की फसल होती है, जब भीषण गर्मी पड़ती है। जायद जो फसलें होती हैं वो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून शुरू में लगते लगते तक वो समाप्त हो जाती है, जून तक वो निकल आती हैं। जायद फसलें कौन सी होती हैं? जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, जो जिनसे पानी की पूर्ति होती है, जो गर्मियों में होती हैं, उनको जायद फसलें कहते हैं। और ये जायद जो पड़ताल होती है ये 1 मई से शुरू हो जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अभी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं खसरा और खतौनी। ये आपने जो आपके गांव से रिलेटेड होंगे कुछ लोग जानते होंगे, पर कुछ लोगों ने नाम सुना होगा पर इनका मतलब नहीं पता होगा। तो इनको एक बार समझते हैं, खसरा और खतौनी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खसरा में तो अभी 2020 में अपडेशन भी हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखो खसरा क्या चीज है, यहां पे समझते हैं खसरा क्या चीज है। खसरा क्या है? आपका कृषि संबंधी एक कानूनी दस्तावेज है और बिल्कुल ऑथेंटिक ऑफिशियल कृषि संबंधी एक कानूनी दस्तावेज होता है आपका क्या, खसरा। आपने देखा होगा कि लोग निकलवाते हैं, भाई हमारा खसरा नंबर निकाल ले, तो मतलब ये ढूंढने जाते हैं लोग, जो आपके जन सेवा केंद्र होते हैं, जो आपके CSC होते हैं, उनमें ढूंढने जाते हैं कि भाई खसरा नंबर हमारा चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि ये क्या है, गांव का प्रमुख रजिस्टर है, किसी भी गांव का प्रमुख रजिस्टर है और जो प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग होता है, प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग होता है। कृषि संबंधी एक कानूनी दस्तावेज इसको माना जाता है। ठीक है, अब जो खसरा होता है इसका प्रयोग किसके साथ में होता है? इसका प्रयोग शजरा के साथ में होता है। शजरा मैं आपको बता के आया हूं, गांव के नक्शे का ही अन्य नाम शजरा है। ठीक है, शजरे के साथ इसका प्रयोग होता है। अब आप कहोगे सर आपने ये सारी बातें तो हमको बता दी, अब ये तो बताओ कि एक्चुअली में खसरा है क्या। ये भाई ये एक बीमारी नहीं है, खसरा एक बीमारी भी होती है, माता कहते हैं उसको, पर यहां पे थोड़ा सा अलग है। खसरा क्या चीज है? किसी गांव की, पहले मैं आपको बिल्कुल पारिभाषिक वे में समझा देता हूं क्या परिभाषा है, उसके बाद इजी वे में हम चलेंगे। खसरा क्या है? किसी गांव की जमीन के किसी टुकड़े का मालिक कौन है, उस जो जमीन का जो टुकड़ा है उस पर कौन कौन सी फसल उगाई जा रही है और उस टुकड़े का क्या क्षेत्रफल वगैरह ये चीज है, इन सब का ब्यौरा रखना ही क्या कहलाता है? खसरा कहलाता है। ठीक है, बात समझिए। मानो कोई गांव है और उस गांव में किसी व्यक्ति का कोई यहां पे टुकड़ा है, मानो कोई गांव है, गांव में किसी व्यक्ति का कोई एक ये खेत है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके पास ये 10 बीघे का खेत है। कितना? 10 बीघे के खेत का टुकड़ा है, 10 बीघे जमीन एक साथ है। तो किसी गांव की, ठीक है, किसी गांव के किसी जमीन का टुकड़ा, अब ये जो जमीन का ये टुकड़ा है जो 10 बीघे का है, मान लेते हैं ये राम का है। ठीक है, मान लेते हैं ये राम का है। तो ये 10 बीघा जो जमीन का ये टुकड़ा है, इसका समस्त ब्यौरा, इस अकेले टुकड़े का समस्त ब्यौरा रखना। क्या ब्यौरा रखना? कि इस टुकड़े का मालिक कौन है, यह जानकारी रखना। इस टुकड़े पर
कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं इसका ब्यौरा रखना, इस टुकड़े का क्षेत्रफल क्या है इसकी जानकारी रखना, और इस टुकड़े पर कौन कौन से सिंचाई के साधन हैं, सिंचाई के स्रोत हैं, इन सब का जो लेखा जोखा है वो जिस डॉक्यूमेंट में रखा जाता है उसको खसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खसरा कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। किसी जमीन के टुकड़े का मालिक कौन है, यानी कि किसी खेत का मालिक कौन है, किसी पर्टिकुलर खेत का मालिक या जमीन के टुकड़े का मालिक कौन है, उसका क्षेत्रफल क्या है ना, उसके सिंचाई के स्रोत क्या हैं, और उस पर कौन कौन सी फसल वर्ष भर में उगाई जा रही हैं, इन सब का डेटा, इन सब का ब्यौरा जब लिखा जाता है उस लिखे हुए ब्यौरे को क्या कहा जाता है? खसरा कहा जाता है। और इसी के आधार पर खसरा नंबर अलॉट किया जाता है। क्या किया जाता है? खसरा नंबर। आपको बात समझ में आ गई होगी कि खसरा एक्चुअली में है क्या। अब खसरा जो होता है वो शजरा के साथ में प्रयोग आता है। बिल्कुल सही बात है, शजरा ही तो बताएगा कि किसका खेत कहां पे है, ठीक है, उससे तो पता लगेगा कि भाई कैसे कैसे है। तो खसरा का जो प्रयोग होता है वो शजरा के साथ में प्रयोग होता है, क्योंकि मान लिया कि यहां पर एक जमीन का टुकड़ा ये है, एक जमीन का टुकड़ा ये है, एक जमीन का टुकड़ा ये है, इसका खसरा नंबर है 10, इसका है 12, इसका है 14, है ना। तो यानी कि इनके बीच में भी है 13 वाला भी है, 11 वाला है और यहां पर 13 वाला है। तो नक्शे पे देख के ही तो पता लगेगा कि कौन सा खसरा नंबर कहां है। तो खसरा का जो प्रयोग होता है वो हमेशा शजरे के साथ में होता है, और किसी भी जमीन के टुकड़े का मालिक कौन है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उस पर फसलें कौन कौन सी उगाई जा रही हैं, तथा उस पर कौन कौन से सिंचाई के स्रोत हैं, इन सभी की जो जानकारी होती है वो क्या कहलाती है? वो खसरा कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब लेखपाल के द्वारा यह तैयार किया जाता है, 22 अप्रैल तक इसको पूरा करना होता है। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल तक इसको पूरा करना किसकी जिम्मेदारी होती है? लेखपाल की जिम्मेदारी होती है। यह बात आप बिल्कुल यहां पर समझते चलो। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इसमें नया अपडेशन आया है, इसको अपडेट किया गया है। पहले के समय में एक चीज इसमें आई थिंक छूट गई है, नहीं यहीं पे। पहले के समय में क्या होता था, 2020 से पहले ये सामान्यतः कागजों पर ही बनाया जाता था। पूरा खसरा होता था, उसमें कॉलम बने होते थे, खाने बने होते थे, और मैनुअली हाथ से उनको चढ़ाया जाता था। ठीक है, 2020 से पहले सामान्यतः हाथ से चढ़ाया जाता था। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे पूरा खसरा रहता है, ऐसे खसरा रहता है, तो उसमें ऐसे 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 कॉलम बने होते हैं। तो इसमें कॉलम कितने होते हैं? इसमें कॉलम कहीं कहीं लिखा हुआ है 21, कहीं कहीं लिखा हुआ है 22। 2020 से पहले जब ये मैन्युअली तैयार किया जाता था, कहीं कहीं पे 21 लिखा है, कहीं कहीं पे 22 लिखा है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, पर ज्यादा ऑथेंटिक है आपका 21, क्योंकि 21 ही होते हैं। परंतु कहीं कहीं क्या करते हैं, जो 21वां कॉलम होता है, लास्ट वाला जो 21वां कॉलम होता है, ये 21 है ना, इसी के दो भाग कर देते हैं। 21 यहां हो जाता है, 22 यहां हो जाता है, और जो 22वां भाग होता है वो टिप्पणी के लिए कई बार बना दिया जाता है। तो या अगर परीक्षा में आए कि 2020 से पहले जो खसरा होता था, ठीक है, जो कागज तैयार होते थे, उसमें कितने कॉलम होते हैं, तो या तो 21 लिखा मिलेगा या 22 मिलेगा, चारों ऑप्शन में से। 21 और 22 एक साथ नहीं मिलेगा, तो आप जो भी ऑप्शन हो वो सेलेक्ट कर दीजिए। बट 2020 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या काम किया, जो आपका खसरा था इसको कंप्यूटरीकृत किया गया। ठीक है, इसको ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ाने के लिए तैयार किया गया कि भाई अब से ये ऑनलाइन तैयार किया जाया करेगा। तो 2020 के बाद इसका कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ, ऑनलाइन ये तैयार किया जाने लगा। और जबकि पहले इसमें 21 या 22 खाने हुआ करते थे, 21 या 22 कॉलम हुआ करते थे, वर्तमान में कंप्यूटरीकृत खसरे में 46 कॉलम होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अपडेशन है और अपडेशन को जरूर एग्जामिनर पूछता है। अगला है, अब अगला जो हमारा है, हमने नक्शा पढ़ लिया, हमने खसरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं खतौनी। क्या पढ़ते हैं? खतौनी। खसरा, और अगर आपको खसरा समझ में आ गया तो खतौनी समझने में आपको देर नहीं लगेगी। खतौनी क्या चीज होती है? खतौनी है भूमि का समस्त ब्यौरा, भूमि का समस्त ब्यौरा। अब बोलोगे सर ये बात और ये बात तो लगभग सेम ही लग रही है। नहीं, अब मैंने जो यहां पे बात बताई थी, मैं थोड़ा सा यहां पे रब कर दे रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, मैंने बताया था कि यहां पर 10 बीघा कोई खेत का टुकड़ा है ना, जमीन का टुकड़ा है, कोई खेत है। तो इस टुकड़े का मालिक कौन है,
ठीक है, मालिक या जोतदार, जोतदार का मतलब जो उसमें फसल बोता है, जोतदार या मालिक का नाम। ठीक है, मालिक का नाम। दूसरा, कौन कौन सी फसलें हो रही हैं। तीसरा, इसमें क्षेत्रफल कितना है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, ये जानकारी रखना। और कौन कौन से सिंचाई के स्रोत हैं। ये चारों पॉइंट जहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिस डॉक्यूमेंट में रखे जाते हैं, उसको खसरा कहा जाता है। खसरा नंबर दे दिया जाता है, खसरा होता है। बट मानो कि राम कोई बड़ा जमींदार है, ठीक है, और जरूरी नहीं कि उसके पास केवल 10 बीघे ही जमीन हो। ऐसा हो सकता है कि गांव के एक कोने पर उसके पास 10 बीघे जमीन हो, गांव के दूसरे कोने पर उसके पास 50 बीघे जमीन हो, गांव के तीसरे कोने पर उसके पास 100 बीघे जमीन हो, और गांव के चौथे कोने पर उसके पास 200 बीघे जमीन हो। तो यदि इस 10 बीघे वाले को, 50 बीघे वाले को, 100 बीघे वाले को और 200 बीघे वाले का जो ब्यौरा रखा जाएगा, जब खेत वाइज है ना, टुकड़े वाइज जब डिटेल रखी जाती है, तो वो डिटेल क्या होती है, खसरा होती है। पर जब यह देखना हो कि राम के पास टोटल जमीन कितनी है, और वो टोटल जमीन का समस्त ब्यौरा, भूमि का समस्त ब्यौरा, यानी कि जब किसी व्यक्ति के पास देखा जाता है कि कुल कितनी जमीन है, तो तब जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसको कहते हैं खतौनी। यानी कि अब अगर पूछा जाए कि भाई राम की खतौनी देखो, राम की खतौनी देखो, तो राम की खतौनी देखने का मतलब है कि उसके पास कुल कितनी जमीन है, चाहे वो टुकड़े कहीं कहीं भी पड़े हों, चाहे वो टुकड़े कहीं कहीं भी पड़े हों। तो यहां पर 10 और 50 कितना हो गया, 200 और 300, ये हो गए 200 और 100 300, और 50 350 और 10, यानी कि जब ये देख लिया गया कि राम के पास 360 बीघा धरती है, तो ये 360 बीघा जो धरती है, ये जो है, तो ये बात जहां पे लिखी जाएगी उसको कहा जाएगा खतौनी। क्या कहा जाएगा, खतौनी। आई थिंक सब बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर टुकड़े वाइज देखा जा रहा है, जानकारी टुकड़े वाइज रिकॉर्ड की जा रही है, तो खसरा है। और किसी व्यक्ति की या किसी परिवार की कुल जमीन की सूची, कुल जमीन का जो ब्यौरा है, उसको क्या कहते हैं, खतौनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खतौनी कहा जाता है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और खतौनी का जो निर्माण होता है वो खसरों का प्रयोग करके ही होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, जो खतौनी का जो खतौनी कागजात है, दस्तावेज है, इसका जो पेपर होता है वो भी आपको इसी तरह से दिखाई देगा, है ना। और उसमें कॉलम्स की जो संख्या है ये भी 13 और 14 है। कहीं पे 13 लिखा हुआ है, कहीं पर 14 लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं पर 13, कहीं पर 14 लिखा हुआ है, पर जो प्रामाणिक है वह है 13। कितनी है, 13। पर कहीं कहीं पर 14वां भी कॉलम होता है टिप्पणी के लिए। तो दोनों में से जो भी आए आप उसको लगा देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जो खसरा है ये प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। कब, प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है, जबकि जो खतौनी है ये 6 साल में एक बार बनाई जाती है। हर 6 साल बाद इसको रिन्यू कर दिया जाता है, हर 6 साल बाद इसको नवीनीकृत कर दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यदि इस खतौनी में कोई परिवर्तन करना होता है तो वह लाल स्याही से परिवर्तन किया जाता है, रेड इंक से इसमें परिवर्तन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। नक्शा पढ़ लिया, खसरा और खतौनी को समझ लिया। कल जितने भी हैं, थोड़ी सी क्लास अगर लंबी भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, कल वाली क्लास में हम लोग सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को समझ लेंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।